आजकल के जो यंग जनरेशन है, स्पेशली ये यंग पेरेंट्स है, दे डोंट वांट टू ब्रेस्ट फीड देयर चाइल्ड। उनको बाद में ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर का रिस्क जो है डॉक्टर बार बार एक ही एंटीबायोटिक दे देता है। बाद में वो एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी। स्क्रीन टाइम से क्या क्या हो रहा है। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूँ रिया एंड वी आर इन कॉन्वर्सेशन टुडे with the most celebrated, renowned newborn child and adolescent health specialist. He's known for his clinical expertise as well as advocacy for child health. His areas of interest are critical care and preventive pediatrics. Please welcome the reason behind millions of healthy smiles, Dr. Prince Parekh. Namaste, doctor. Thank you so much for coming. नमस्कार, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। डॉक्टर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप कोई भी करियर चूज कर सकते थे। व्हाई डिड यू चूज टू बी अ डॉक्टर एंड चाइल्ड स्पेशलिस्ट ही क्यों? जब बचपन में मुझे पेरेंट्स डॉक्टर के पास लेके जाते थे, जब भी मैं बीमार पड़ता था, आई वॉज वेरी फैसिनेटेड टू द डॉक्टर्स केयरिंग एटीट्यूड। जिस तरह से डॉक्टर्स केयर करते थे मेरे को, जिस तरह से उनके इलाज से मैं ठीक होता था, दैट वाज वन ऑफ द मोटिवेटिंग रीजंस। तो मैंने स्कूल में ही डिसाइड कर लिया कि मुझे बनना तो डॉक्टर है। ऑफ कोर्स देयर वाज ट्रिमेंडस लव फॉर ह्यूमैनिटी, जो हमने धीरे धीरे अपने पेरेंट्स से सीखा, सोसाइटी से सीखा, स्कूल में सीखा। एंड ऑफ कोर्स देयर वाज अ हिडन love, I would say, not a hidden love but a love for children. That was always a key factor towards this. Wow. So having said that, do you have children? Yes, I have children. I'm a father to 3 kids. I have 2 daughters and 1 son. Wow, that clearly shows that you love children. आजकल के जो यंग जनरेशन है, स्पेशली ये यंग पेरेंट्स है, दे डोंट वांट टू ब्रेस्ट फीड देयर चाइल्ड एंड वी ऑल नो हाउ इम्पॉर्टेंट ब्रेस्ट फीड इज़, यू नो, ब्रेस्ट फीडिंग योर चाइल्ड। बट उनको ऐसा लगता है कि उनका फिगर ख़राब हो जाएगा या you know, later in their life they won't look attractive. So what do you have to say about that? You see, this is a myth actually, I would say, because breastfeeding जो है हम सबको पता है कि बच्चे के लिए तो बेस्ट है, बट साथ ही साथ मदर को भी बहुत एडवांटेज है। मदर जो प्रेगनेंसी में वेट गेन करती है, वो लूज़ करने में ब्रेस्ट फीडिंग से काफ़ी हेल्प मिलता है। सो रैदर इट हेल्प्स देम इन मेंटेनिंग देयर हेल्थ, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सेकेंड इज़ इट एक्ट्स एज अ नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन। देन अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो सब मदर्स को जानना चाहिए कि जो मदर्स ब्रेस्ट फीड कराती हैं, उनको बाद में ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर का रिस्क जो है बहुत ही कम हो जाता है। तो उनको जो है प्रोटेक्शन मिल रहा है, सुरक्षा मिल रही है ओवेरियन कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर से। सो ब्रेस्ट फीडिंग ज़रूर कराना है, क्योंकि ये बच्चे के लिए केवल बेनिफिशियल नहीं है, ये पूरे फैमिली के लिए बेनिफिशियल है, मदर के लिए बहुत बेनिफिशियल है। एंड दिस यही कारण है कि हम जो है ब्रेस्ट फीडिंग का बहुत ज़्यादा एडवोकेट करते हैं। वाह, ये एक नई बात आज मुझे तो पता चल रही है कि breast feeding can help cancer also. Yes, it helps to prevent from ovarian and breast cancer. That is a established fact. ब्रेस्टफीडिंग जो है 2 साल तक तो कंटिन्यू होना ही चाहिए एज पर IYCF गाइडलाइंस, और उसके बाद भी कंटिन्यू कर सकते हैं, बट 6 महीने के बाद सॉलिड स्टार्ट हो जाता है, ब्रेस्टफीडिंग भी कंटिन्यू होगा टिल 2 ईयर। इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट यू कंटिन्यू टू ब्रेस्टफीड। उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन इफ़ यू कैन, इट इज़ ओके, अदरवाइज यू कैन स्टॉप ऑल्सो। ग्रेट। आजकल जो बच्चों को, स्पेशली न्यूबॉर्न बेबीज़ को एंड आगे भी बच्चों को, जो ये मदर्स दवाई देती हैं, सो व्हाट इज़ द करेक्ट वे दवाई देने का? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मैं बोलना चाहता हूँ, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है। ऑलवेज टेक योर डॉक्टर्स एडवाइस, योर पीडियाट्रिशियंस एडवाइस। और जो दवाई डॉक्टर्स जो मेजरमेंट देते हैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बच्चों में वेट के हिसाब से कैलकुलेशन होता है, सर्टेन गाइडलाइन फॉलो करके दवाइयाँ दी जाती हैं। तो जब आप दवाई दे रहे हो, डोंट यूज़ लाइक कि एक TSF दे दिया, वो चम्मच छोटा भी हो सकता है, वो टेबल स्पून भी हो सकता है, तो आप गलत डोज भी दे सकते हो। सो ऑलवेज यूज़ ड्रॉपर्स और मेजरिंग कप्स, या फिर जो सिरिंज है उसको यूज़ करना है। ये यूज़ करने से आप एग्जैक्ट अमाउंट दे पाओगे, एंड जो है बच्चा जो है ठीक भी होगा, क्योंकि इफेक्टिव डोज, कैलकुलेटेड डोज जा रहा है। ये चम्मच से जो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यू विल एंड अप गिविंग आइदर मोर और लेस, विच कैन बी हार्मफुल ऑल्सो। सो ऑलवेज यूज़ द डोज गिवन बाय द डॉक्टर एंड ट्राई टू गिव द डोज बाय मेजरिंग इन आइदर अ कप और अ ड्रॉपर और अ सिरिंज। ऑल्सो जब आपने सेल्फ मेडिकेशन की बात कही है, तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि ये जो मदर्स हैं, वो जब डॉक्टर को विजिट करती हैं, तो जनरली उन्हें ऐसा लगता है कि डॉक्टर बार बार एक ही एंटीबायोटिक दे देता है, तो वो घर में भी सेल्फ एंटीबायोटिक्स देना शुरू कर देती हैं। तो हाउ डेंजरस इज़ दैट डॉक्टर? बिकॉज मुझे ऐसा पर्सनली लगता है एज अ मदर
कि जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जाते हो तो एंटीबायोटिक्स तो बिल्कुल शुरू नहीं करनी चाहिए. व्हाट वुड यू लाइक टू से ऑन दैट? वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन रिया। बेसिकली बिकॉज यू सी, एक तो हम हमेशा बोलते हैं कि सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है, और उसमें भी एंटीबायोटिक्स जो है मोस्ट ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड भी नहीं होते हैं, मतलब तो ज़्यादा यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक से उस एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस आने लगता है, बाद में वो एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी। एंटीबायोटिक का कोर्स अगर आपने पूरा नहीं किया तो भी फिर रेजिस्टेंस आएगा, बाद में वो एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी। और बहुत बार जहाँ सिर्फ वायरल डिजीज़ है, जहाँ सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से बच्चा ठीक हो सकता है, वहाँ पे एंटीबायोटिक देके आप सिर्फ नुकसान कर रहे हो। आई एम नॉट सेइंग अगेंस्ट एंटीबायोटिक, जहाँ ज़रूरत है एंटीबायोटिक्स आर लाइफ सेविंग, दे आर वेरी हेल्पफुल, बट लेट योर डॉक्टर डिसाइड दिस, लेट योर चाइल्ड स्पेशलिस्ट डिसाइड दिस। सम मेडिसिन मे be repeated sometimes, but that again should be a call of the doctor. तो इसी से मुझे और एक बात याद आई है, जो मैंने कहीं से सुनी थी, मुझे किसी डॉक्टर ने कहा था कि ओनली जब बच्चा बीमार होता है तभी पेरेंट्स बच्चे को क्लिनिक में लेके आते हैं डॉक्टर के पास, लेकिन जब बच्चा स्वस्थ रहता है तब उसको क्लिनिक में नहीं लेके आते हैं. बट इट इज़ वेरी मच एडवाइजेबल, कहते हैं कि चाहे बच्चा सिक हो या ना हो, उसको कंटिन्यूसली 3 मंथ्स में एक बार या 6 मंथ्स में एक बार क्लिनिक ज़रूर लाना चाहिए. वाई इज़ दैट डॉक्टर? रिया, what happens is we should focus on wellness, not just illness. क्या है कि देखो, एक बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है, ग्रोथ फॉल्टरिंग हो रही है, डेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो अगर हम शुरू में इंटरवीन कर जाएंगे, जिसे हम अर्ली इंटरवेंशन बोलते हैं, तो रिजल्ट्स बेटर होंगे. वी कैन रियली चेंज द कोर्स ऑफ एक्शन एंड वी कैन रियली, है ना, अचीव गुड ग्रोथ, गुड डेवलपमेंट, अगर हम पहले जो है इंटरवीन करें. क्या होता है कि अगर यू सी, इफ आवर कंट्री, सोसाइटी हैज़ टू ग्रो, हैज़ टू बिकम अ डेवलप्ड नेशन इन अ ट्रू सेंस, ये ज़रूरी है कि हर बच्चा जो उसका ट्रू पोटेंशियल 100% पोटेंशियल अचीव करे. इसके लिए हमारा फोकस डेवलपमेंट पे है कि बच्चे का IQ अच्छा हो. तो वेल बेबी विजिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो हम क्या करते हैं पीडियाट्रिशियंस, जो वैक्सीनेशन विजिट है उस दिन हम बच्चे का थॉरो चेकअप भी साथ ही साथ कर लेते हैं. तो द वैक्सीन विजिट इज़ जस्ट नॉट अ वैक्सीन विजिट. वो विजिट में हम बच्चे का हाइट, वेट, हेड साइज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर, हेड सर्कमफरेंस, वो भी देख लेते हैं. साथ ही साथ बच्चे का उस एज के लिए जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन है, मोटर माइलस्टोन या उसका सोशल माइलस्टोन या फाइन मोटर माइलस्टोन, तो ये सब हम देख लेते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वो अपनी एज के लिए अप्रोप्रिएट है कि नहीं. अगर नहीं है तो हम फिर पेरेंट्स को काउंसिल करते हैं कि हमें क्या करना है, या कोई कारण क्या है उसको फिर हमको ठीक करना है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. साथ ही साथ जो वेल बेबी विजिट होती है उस पर देखिए, गुड हेल्थ के बारे में जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट का, तो गुड हेल्थ कम्स विद गुड न्यूट्रिशन. तो न्यूट्रिशन का रेगुलर हमारी बात होती है पेरेंट्स के साथ. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट. व्हाट वी ईट इज़ व्हाट वी आर. हेल्दी फूड, यू नो, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो ऑलवेज वी एडवोकेट अगेंस्ट जंक, और वी एडवोकेट एज अप्रोप्रिएट जो बैलेंस डाइट है. देन वी टॉक अबाउट वैक्सीनेशन. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है टू प्रोटेक्ट योर चाइल्ड. एंड अगर कोई चीज़ का वैक्सीन है तो मुझे लगता है वो देना ही चाहिए. वाई टू लीव द चाइल्ड एक्सपोज टू अ डिजीज़. तो वैक्सीन ये. थर्ड हम बात करते हैं हाइजीन के बारे में. हम पेरेंट्स को हमेशा बताते हैं कि आप रिस्पॉन्सिव पेरेंटिंग का रोल प्ले कीजिए. कि देखिए, एक अच्छी पेरेंटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि दोनों को, मम्मी माता पिता दोनों को जो है समय देना है बच्चे को. दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट. और बच्चा, छोटा बच्चा बोल नहीं पा रहा है, वो जो क्यों दे रहा है उसके हिसाब से हमें रिस्पॉन्ड करना है. तो बच्चे को समय देना बहुत इंपॉर्टेंट है. रिस्पॉन्सिव पेरेंटिंग करना है. गुड न्यूट्रिशन पे फोकस करना है. साथ ही साथ जो है हमको सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में भी सोचना है. बच्चे का अच्छा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो, उसके लिए सेफ और सिक्योर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है. बच्चे को चोट ना लगे, बच्चे को कोई इंटेंशनल हार्म ना हो कहीं से. तो ये सब बातों का भी बहुत साथ ही साथ ख्याल रखना ज़रूरी है. और एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं जो बोलना चाहता हूँ वो ये है कि लर्निंग इज़ थ्रू प्लेइंग. छोटी उम्र में जब बच्चा क्या है, सपोज 3 साल का है, 4 साल का है, 5 साल का है, पढ़ाई अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, बट लर्निंग शुड बी थ्रू प्लेइंग. ये जो कॉन्सेप्ट है वर्ल्ड वाइड, I travel so much and everywhere across the world I see the focus is on learning through playing. So वो बच्चा जो है आउटडोर एक्टिविटी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दूसरा साथ ही साथ ये है कि मतलब हम उसको खेल के थ्रू ही जो है लर्निंग से जो है उसका हो. तो ये बहुत, इस पर फोकस करने की ज़रूरत है. डॉक्टर, ये आउटडोर एक्टिविटी से मुझे अभी याद आ रहा है, विच आई नो एवरीबडी टॉक्स अबाउट इट, यू नो, डॉक्टर भी बात करता है, पेरेंट भी बात करता है कि बच्चों का स्क्रीन टाइम इज स्पॉइलिंग एवरीथिंग. तो आई नो देयर लॉट ऑफ टॉक्स, इसके बारे में बहुत सारी बातें हुई हैं, बट आपको क्या लगता है कि स्क्रीन टाइम से क्या क्या हो रहा है बच्चों के, not just their development but otherwise also their personality also? Yeah, it's a very pertinent question. We all talk about it. We Yeah, all we all know talk the solution about it. also to some Yeah. extent. And it's a daily routine talk. But you see, we have to lead by example. तो स्क्रीन टाइम को अगर कम करना है तो हमको
पर्सन टाइम को बढ़ाना है, मतलब हमको जो है ह्यूमन टाइम को बढ़ाना है, तो एक दूसरे को समय ज़्यादा देना है, तो हम जो है मोबाइल टाइम को जो है या स्क्रीन टाइम को कम कर पाएंगे। लाइक इम्पैक्ट तो देखो ऐसा है कि बच्चे जो ऑन द फोन है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी बहुत है, बिकॉज कंटेंट क्या देख रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। आइज़ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ रहा है, वो भी एक प्रॉब्लम है। माइंड पे बहुत ज़्यादा असर आ रहा है, इसीलिए कुछ कंट्रीज़ ने तो 15 साल से नीचे सोशल मीडिया यूजेस भी बैन कर दिया अभी, लाइक ऑस्ट्रेलिया, ट्रू, ऑस्ट्रेलिया है ना। तो रेगुलेशंस और भी आने चाहिए कि मतलब कंट्रोल कर पाए, ताकि उसका कंटेंट भी कंट्रोल कर पाए। साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चे जो है बड़े आइडल से हो जाते हैं, लेथार्जिक हो जाते हैं, और रियल वर्ल्ड के साथ एसोसिएशन इनका जो है कट जाता है, एंड आई तो थिंक ओबेसिटी भी बहुत ओबेसिटी, बढ़ जाती है। तो ये ओबेसिटी के पीछे दो मेजर रीज़न, एक है कि इनएक्टिविटी, जिसमें सोशल मतलब जिसमें स्क्रीन टाइम का रोल है, दूसरा साथ ही साथ जो है जंक फूड, ये दोनों का रोल है। तो स्क्रीन टाइम को एक तो घटाना है, पेरेंट्स हैव टू लीड बाय एग्जांपल। डॉक्टर, ऐसा भी है ना कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम करते हैं वो बहुत ज़्यादा लोनली भी रहना चाहते हैं, दे आर नॉट वेरी सोशल बिकॉज हर टाइम उनको स्क्रीन ही देखना है। स्क्रीन इज कॉजिंग बिहेवियरल प्रॉब्लम, इसमें कोई डाउट नहीं है, एब्सोल्युटली राइट। इट कैन मतलब सबसे बड़ा बात है वो डेफिनेटली आइसोलेट हो जाता है, उनकी अपनी सारी दुनिया, पूरा वर्ल्ड उनको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। तो यही मैंने बोला कि पीपल टाइम, ह्यूमन टाइम बढ़ाना है, इस पे फोकस करना है, जस्ट टू स्टॉप दिस ब्रेन रॉट दैट इज हैपनिंग थ्रू स्क्रीन टाइम, दैट इज इम्पॉर्टेंट। So, all my listeners and all my viewers, please, a lot of human time. अच्छा, हैविंग सेड दैट डॉक्टर, अगर आपको हमारे व्यूअर्स एंड लिसनर्स को टॉप 4 टेस्ट जो बच्चे पैदा होने के बाद कराने ही चाहिए, वो कौन से होंगे? देखो ऐसा है कि जब भी कोई नवजात बच्चा का जन्म होता है, मैंने बेबी इज़ बॉर्न, डेफिनेटली हम सर्वाइवल पे तो बड़ा खुश होते हैं, बच्चा आया है। Yeah. पर हमें ये देखना है कि इंटैक्ट न्यूरोलॉजिकल सर्वाइवल भी हो, चाहे वो एनआईसीयू में हो बच्चा, चाहे कोई हेल्दी बेबी भी बॉर्न हो, तो उसका आगे का फ्यूचर अच्छा रहे। तो इसमें कुछ कुछ चीज़ें कि आजकल यूनिवर्सल हियरिंग स्क्रीनिंग पे बहुत जोर है कि हर बच्चे का हियरिंग टेस्ट हो जाना चाहिए। लेकिन वो तो बर्थ के समय भी होता ही है हाँ, ना? वो डिलीवरी के बाद वो जो है हॉस्पिटल से डिस्चार्ज से पहले आजकल हम करके भेजते हैं। हाँ. इसके साथ साथ 72 आवर पे थायराइड प्रोफाइल टेस्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर शुरू में हम ना पकड़ें, बाद में तब तक जो है ब्रेन डैमेज ऑलरेडी हो जाएगा। सो T4 TSH दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें करना है। आजकल साथ ही साथ मेटाबॉलिक स्क्रीनिंग भी जो है 7 पैरामीटर बोलते हैं, वो भी हम कर लेते हैं, क्योंकि कुछ कुछ कॉमन हो गए हैं और पहले पता चल जाए तो हम पहले इंटरवीन कर सकते हैं। जो प्रीमेच्योर बच्चे हैं उनकी आँखों का चेक, जिसे हम आरओपी बोलते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाद में अगर अभी टाइमली चेक ना हो तो बाद में आँखों का इलाज जो है होने में बड़ी दिक्कत होगी। Yeah. तो आँखों का चेक, हियरिंग चेक, और साथ ही साथ ये मेटाबॉलिक स्क्रीनिंग, जिसमें थायराइड टेस्ट भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें हमें जो है फोकस करने की ज़रूरत है। बिकॉज टाइमली अगर आपको पता चल जाए, आप इंटरवीन करके यू कैन चेंज द कोर्स ऑफ एक्शन, वो चेंज द कोर्स ऑफ द डिजीज़, एंड जो है बच्चे को बड़ा फ़ायदा होगा, एंड यू विल गेट अ हेल्दी इंडिविजुअल हु इज़ न्यूरोलॉजिकली गुड ऑल्सो। Yeah. तो ये बात है। बाकी देखिए, डिपेंडिंग अपॉन द एंटीनेटल हिस्ट्री, मदर का हिस्ट्री कैसा रहा है या कोई रिस्क फैक्टर है कि नहीं, उसके हिसाब से हमको देखना पड़ता है। डॉक्टर, मेजर कंसर्न आजकल ऐसा भी लगता है कि आए दिन बच्चों को सर्दी, खांसी, बुखार, एक हफ्ता जाता नहीं है ठीक हुए हुए, दूसरे हफ्ते फिर सर्दी, खांसी, बुखार। तो ये इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, और ये बार बार क्यों हो रहा है? एंड आई थिंक, आई एम श्योर एवरी वन विल रिलेट टू दिस, क्योंकि हर बच्चा एक हफ्ता ठीक होता है, दूसरे हफ्ते फिर रेडी है वो सर्दी, खांसी, बुखार लेके। तो व्हाई इज दिस हैपनिंग अगेन एंड अगेन? आपको मतलब आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, क्यों? I think Ria, before this podcast, you have spoken to so many mothers. It's you have these common agendas and common issues. ये बहुत सही बात है कि ये रिकरेंट कफ कोल्ड होना या फीवर उससे हो जाना। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात बोलूँगा कि जो बार बार सर्दी खांसी हो रही है, डोंट पैनिक। मोस्ट कॉमनली यू सी, एक तो पोल्यूशन इज़ ऑन द राइज, ठीक है ना, मौसम बदल रहा है। तीसरा ये भी है कि जिन बच्चों को एलर्जी है या घर में फैमिली हिस्ट्री है एलर्जी की, तो उनको सर्दी खांसी बार बार होने का प्रॉब्लम रहता है। तो उसमें हमें क्या क्या करना है, देखो, एक तो आप ये देखिए कि इन्वायरमेंट जो है जितना ज़्यादा नीट एंड क्लीन रख सकते हैं घर पे, दीवारें डैम्प नहीं हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रूम में सनलाइट आना चाहिए, बच्चे को भी सनलाइट मिलना चाहिए। क्या होता है, सनलाइट अगर रूम में आएगी, डैम्पनेस कम होगा, बच्चे को सर्दी खांसी कम होगा। बच्चे को अगर सनलाइट मिल रही है तो विटामिन डी उसका अच्छा होगा। विटामिन डी इज़ नॉट जस्ट अ विटामिन, इट हैज़ ए इम्यूनोमॉड्यूलेटर फंक्शन, इज लंग इम्यूनिटी में बड़ा रोल है। तो विटामिन डी अगर अच्छा होगा, एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी, बच्चे को सर्दी खांसी कम लगेगी।
चौथा जो है, पेट्स अगर घर में है तो थोड़ा सा, अगर बच्चा ज़्यादा एलर्जी के सर्दी खांसी हो रही है तो वो भी आपको बहुत बार जो है रिस्ट्रिक्ट करना पड़ सकता तो है, पेट से भी एलर्जीज होती हो सकती है। सो हमें ये देखना है कि एलर्जी जो है वो किस चीज़ से है। उसके एलर्जी के टेस्ट भी होते हैं, पर वो आपके डॉक्टर तभी रिकमेंड करेंगे जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। बट अदरवाइज़ जो आपको देखना है कि विटामिन D3 भी बहुत बार हम चेक करा के देखते हैं। लेकिन रिकरेंट कफ कोल्ड है, अगर बच्चा एक्टिव है, प्लेफुल है, फीवर नहीं है, तो हमेशा हमें ज़्यादा दवाई की ज़रूरत नहीं है। समटाइम अपने आप भी ठीक होता है ना। सिम्टोमेटिक मेडिकेशंस बहुत बार डॉक्टर दे देंगे, पैरासीटामॉल फॉर फीवर या कभी कभार कोई कफ सिरप। बट मेनली जो अगर रिकरेंट कफ कोल्ड हो रहा है तो आपको ये भी देखना है कि बच्चे को इन्हेलर बेस्ड थेरेपी पे ज़्यादा फ़ायदा है। बट हम इसे आई एम सॉरी, इनहेलर का नाम लेते ही तो आधे लोग तो ऐसे ही घबरा जाते हैं, उनको लगता है कि कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है उनके बच्चे को, ये अभी भी टैबू है, अभी भी इट्स अ टैबू, इनहेलर नहीं देना। उन्हें लगता है कि कोई सच में कोई बहुत बड़ा उनको कोई बीमारी हो गई है। तो आई थिंक ये भी बहुत अच्छा रहेगा कि आप बताएं कि ऐसा हम कमिंग ऐसा टू मुझे दैट। होता नहीं है। देखो, इन्हेलर हमारे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ले रहे हैं, और ये सिर्फ मैं नहीं दे रहा, पूरे मतलब कंट्री में, पूरे ऑल ओवर इंडिया जो है पीडियाट्रिशियंस दे प्रेफर गिविंग इनहेलर्स, या ऑल ओवर द वर्ल्ड आई वुड से, बिकॉज जीना गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन में क्लियरली मेंशन्ड है कि जो इन्हेलर के थ्रू अगर हम दवाई दे रहे हैं वो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा सेफ है। क्योंकि देखिए, प्रॉब्लम अगर लंग्स में है और एयरवे में है तो पेट में सिरप टैबलेट जाके उस चीज़ का क्या करेगा। वेरी सो अगर हमें यहाँ कट होता है तो हम मलहम तो यहाँ लगाएंगे, हम मलहम को खाएंगे तो नहीं। सो इट इज़ ऑर्गन टारगेटेड थेरेपी, और साइड इफेक्ट इनहेलर का कम है। क्यों? बिकॉज द डोज ऑफ द मेडिकेशन इज़ वेरी लेस, 10 to 100 टाइम्स लेस, माइक्रोग्राम में डोज है। सिरप आप मिलीग्राम में ले रहे हो, टैबलेट मिलीग्राम वाला ले रहे हो। सोचिए। तो आपको फ़ायदा क्या है कि इनहेलर का डोज कम है तो साइड इफेक्ट कम हो गया। इनहेलर का फ़ायदा क्यों है? क्योंकि जहाँ ज़रूरी है वहाँ जा रहा है। प्लस यू सी, एक जो है IMNCI प्रोटोकॉल है WHO यूनिसेफ का, वो हमेशा बोलता है कि होम बेस्ड रेमेडीज़ कैन बी डन, लाइक वार्म वाटर, तुलसी पत्ता, जिंजर। तो बड़ा बच्चा है तो आप दे सकते हो, ये 6 महीने के नीचे नहीं देना है। बट दोज थिंग्स आर ऑल्सो रिकमेंडेड बिकॉज वो हार्मफुल नहीं है, दे आर नेचुरल एंड दैट कैन बी यूज्ड। व्हाट वी डोंट रिकमेंड इज टू मेनी कॉफ सिरप्स, या फिर कॉफ सप्रेसेंट पीडियाट्रिक एज ग्रुप में हम नहीं देना चाहते। ये गाइडलाइन में भी है, कॉफ सप्रेसेंट बच्चे के लिए अच्छा नहीं होता है। ब्रोंकोडायलेटर्स और एक्सपेक्टोरेंट में बी यूज्ड एज पर गाइडलाइन, बट वो भी इनहेलर। अच्छा, बच्चे को अगर सांस की दिक्कत ज़्यादा हो रही है, डॉक्टर में एडवाइस फॉर नेबुलाइजेशन। अच्छा डॉक्टर, आपकी क्लिनिक में ज़्यादातर बच्चे जैसे कॉमन कोल्ड एंड फीवर एंड फ्लू, हेडेक, ये सब ही ज़्यादा आते हैं कि कुछ और भी ऐसा है जो, जैसे कि जो आम जनता, आम लोगों को मालूम नहीं है कि दैट इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम, और शायद वो अनदेखा कर देते होंगे। डायरिया, वॉमिटिंग भी बहुत आता है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम दौरा लेके भी आते हैं, आजकल बिहेवियरल प्रॉब्लम्स बहुत आते हैं, ऑटिज्म, ADHD। और एक प्रॉब्लम जो मैं देख रहा हूँ रिया, जो बहुत ज़्यादा राइज पे, दैट इज़ कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन। पहले, मतलब आज से 15 साल पहले हम लोग को कॉन्स्टिपेशन थोड़ा कम मिलता था, एंड जब आता था OPD में कोई इक्का दुक्का, हम लोग को लगता था चलो ठीक है। आजकल एवरी डे व्हाट आई गेट इन माई OPD 3 to 4 किड्स कमिंग विद कॉन्स्टिपेशन, एंड पेरेंट्स परेशान हैं, एंड इट इज़ रियली अ बिग प्रॉब्लम। तो कॉन्स्टिपेशन एज इन लाइक बच्चे बच्चे, कॉन्स्टिपेटेड हैं। यस यस यस। ओह, और व्हाई डॉक्टर, द रीजन? ये, एक तो इंडोर एक्टिविटी ज़्यादा हो गई है, वो एक है। दूसरा खान पान, और ये जो हमारा प्रोसेस्ड फूड हम बच्चे खा रहे हैं उससे भी कॉन्स्टिपेशन बहुत हो गया है। सो अपार्ट फ्रॉम फिजिकल एक्टिविटी, इट इज़ द नेचर ऑफ डाइट दैट हैज़ लेड टू दिस ट्रांजिशन शिफ्ट इनटू हैविंग सो मेनी कॉन्स्टिपेटेड किड्स। तो इससे प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि एक बच्चा का अगर गट क्लियर नहीं हो रहा, आंतें क्लियर नहीं हो रही है, उसको एक तो भूख नहीं लग रहा है, वो इरिटेबल रह रहा है अगर पॉटी जमी हुई है पेट के अंदर। तीसरा एक प्रॉब्लम है कि कॉन्स्टिपेशन लीड्स गिव्स राइज टू, इट लीड्स टू रिकरेंट UTI, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ओह, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी, UTI से आजकल ये कॉन्स्टिपेशन का बड़ा नाता हो गया है। मतलब जो बच्चा बहुत ज़्यादा बट ये कॉन्स्टिपेटेड क्वाइट रहेगा। इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये मालूम नहीं था, इस पे थोड़ा सा और बात करूँ। वेरी इंपॉर्टेंट एरिया वेर वी नीड टू फोकस इज टॉयलेट ट्रेनिंग। ओके। बच्चे को अगर हम टॉयलेट ट्रेन करें, उसको बोले कि खाने के बाद जाके टॉयलेट की सीट पे बैठना है थोड़ी देर के लिए, और जो है मतलब कोशिश करना है, चाहे पॉटी हो चाहे नहीं हो, तो दैट जो ट्रेनिंग होगी ना, वो उससे उनका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन हो जाता है। वरना आप जितने दिन दवाई दे रहे हो कॉन्स्टिपेटेड बच्चे को, उतने दिन वो पॉटी करा, दवाई बंद की, कॉन्स्टिपेशन फिर से हो गया, माता पिता फिर से परेशान। सो द आइडिया इज़ कि आपको फोकस करना पड़ेगा टॉयलेट ट्रेनिंग पे। दैट इज़ द की मैसेज आई वांट टू गिव। तो वन की मैसेज इज़ प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स। फ्लूइड में फिर यहाँ वाटर की भी बात हो रही है, नॉट ओनली मिल्क बट सॉलिड्स कंटेनिंग डाइटरी फाइबर्स। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पे फोकस करना है, होल ग्रेन्स। बट अगेन द फोकस शुड बी
on toilet training also parallelly. अच्छा डॉक्टर प्लीज़ हमारे व्यूअर्स एंड लिसनर्स को आप बताएंगे कि जैसे कितने दिन अगर बच्चे ने स्टूल पास नहीं किया है, दैट इज़ व्हेन दे शुड नो कि योर किड इज़ कॉन्स्टिपेटेड. You see, it depends not only on days but the consistency of the stool and how difficult it is for them to pass and what is the pellety stool कर रहा है कि नहीं. बट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर रेगुलर स्टूल डेली नहीं कर रहा है, सॉफ्ट स्टूल, तो आप डॉक्टर की सलाह लें. न्यूबॉर्न बेबी में ऐसा हो सकता है कि 3 4 5 दिन पॉटी ना करे, तो पैनिक नहीं करना है. कभी कभी दे टेक टाइम. नवजात बच्चा जो है एक दिन में 10 बार भी थोड़ा थोड़ा पॉटी कर सकता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लक्स. तो दूध पिएगा, निकालेगा थोड़ा सा चिड़िक चिड़िक करके, थोड़ा थोड़ा स्मॉल अमाउंट. अगेन द सेम न्यूबॉर्न बेबी में पास स्टूल वंस इन 4 to 5 days. तो बोथ आर ओके. बट ये अगर आपको लग रहा है कि बच्चा अनकंफर्टेबल है, फीड नहीं ले रहा है, तो आप जो है अपने डॉक्टर को एक बार दिखा लो, चाइल्ड स्पेशलिस्ट को. और थोड़े एल्डर बच्चों के लिए एल्डर बच्चों के लिए इट इज़ अगेन, अगर जो है रेगुलरली 3 4 दिन में एक बार पॉटी कर रहा है, हार्ड स्टूल हो रहा है, उनको पॉटी पास करने में, डेफिकेशन में प्रॉब्लम हो रही है, दर्द हो रहा है, बहुत बच्चे रोने लगते हैं. पेरेंट्स कम टू उसकी रो रहा है पॉटी के टाइम पे, दैट इज़ द टाइम. डरता है, करना हाँ, नहीं डरता चाह है, रहा दे है. डोंट वांट टू डू. तो वो एक टाइम है जो आपको डॉक्टर की सलाह बिल्कुल लेनी चाहिए. थैंक यू, दैट वाज रियली हेल्पफुल. एंड आई थिंक एक बहुत नई बात है जो पता चली है, बिकॉज एज पेरेंट हम यही बात करते रहते हैं अबाउट कॉमन फ्लू, हेडेक, फीवर. इसके बारे में तो कोई बात ही नहीं करता है. एंड आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. थोड़ा मिथ एंड फैक्ट के बारे में बात करें. लेट्स बस्ट सम मिथ्स. या वेरी इंपॉर्टेंट. तो क्या काजल और सुरमा लगाने से आंखें बड़ी होती हैं? बिल्कुल भी नहीं. इनफैक्ट द इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स क्लियरली गाइडलाइंस मतलब हमेशा एडवोकेट करती है, नो काजल नो सुरमा. अच्छा, इट शुड नॉट बी क्यों यूज्ड. कहते हैं आंखें बड़ी होती है, सुंदर होती हैं, आंखों में पता नहीं और क्या क्या हो जाता That है. is completely genetic. You get it from your parents or you get it from your family, और जो naturally होना है वही होना है. So kajal and surma are harmful. You are not supposed to use it. That is a clear message I would tell you. ओके ओके. और ये जो हम तेल की मालिश करते हैं बच्चों को रगड़ रगड़ के और सोचते हैं कि देखो, vigorous massage is very bad with any oil. Say mustard oil I will not advocate because viscosity high है, it is noxious. Gentle massage once a day with say virgin coconut oil is recommended Okay. because उससे थोड़ा स्टिमुलेशन होता है ना, बच्चे का थोड़ा सेंसिटाइजेशन होता है. बट स्किन बहुत सेंसिटिव है, तो कम से कम भी बच्चा जो है 2 हफ्ते का हो जाए उसके बाद करो. जेंटल तरीके से करो, दिन में एक बार करो, रगड़ रगड़ के नहीं करना है. बच्चे को विगोरस मसाज, ये जो कसरत है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. यू हैव टू बी वेरी जेंटल. तो मसाज बिल्कुल जेंटल होना चाहिए. यस. करेक्ट. और बहुत ज़्यादा तेल भी नहीं लगाना है. बच्चे को ऐसा नहीं हो कि हर जगह तेल से वो ढका रहे. नो, नॉट एट ऑल. एंड ये बच्चे को नहा के पाउडर लगाना ये- Absolutely no. This is a big no. No powder. क्यों? No kajal, no surma. Because it blocks the pores. Sometimes it may cause allergies. If बच्चा inhale भी करता है and it is always harmful. So no powder तो application. पाउडर एकदम भी नहीं अलाउड? बिल्कुल नहीं. We don't recommend to anybody and बच्चों में तो बिल्कुल. बट दिन ये जो पाउडर्स मिल रहे हैं बाहर. किसी मार्केट में बहुत कुछ अवेलेबल है मैम, बट एवरीथिंग अवेलेबल इज नॉट गुड फॉर अस. Yeah. सो वी हैव टू डिसाइड कि भाई हर चीज़ जो मिल रही है वो हमारे यूज़ के लिए नहीं है. तो फिर ये जो ग्राइप वाटर एंड ऑल ऑफ I am against any Janam Ghutti or any such water because the Indian Academy of Pediatrics and the American Academy of Pediatrics देते doesn't हैं recommend. बच्चों को? देखो, प्रैक्टिस तो पहले बहुत कुछ चलती थी, हाँ. लेकिन आज की डेट में एविडेंस क्या है? तो वी आर नॉट इन फेवर ऑफ एनी जनम घुट्टी. Okay. आई से स्ट्रिक्ट नो, बिग नो टू सच थिंग्स. ओके, तो नहीं देना चाहिए. 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध देना है. नॉट इवन वाटर इज रिक्वायर्ड. सो फॉरगेट जनम घुट्टीज. The concept of janam ghutti and such things have gone into dustbin. तो हनी भी नहीं? Absolutely no. No honey. Less than 6 months तो सोचना भी नहीं. ओह, ठीक है ना. टू मच ऑफ हनी लेस देन 6 months दैट कैन कॉज बॉटुलिनिज्म. बहुत सारा वो एक टॉक्सिन भी होता है उसके अंदर. सो दैट इज़, अगर जो देते हैं वो एज ग्रुप है, वो भी प्यूरिफाइड हनी, तो उस बारे में अभी ज़्यादा वो नहीं करेंगे. लेकिन ये 6 जो months तक तो देना ही नहीं. कुछ सोचना ही नहीं. और ये जो बच्चों को वॉकर में हम चलाते हैं कि बच्चा जल्दी से चलना वॉकर सीख शुड जाए. नॉट बी यूज. दिस इज अगेन अ मिसकंसेप्शन, अ मिथ आई वुड से. बिकॉज वॉकर में जब आप चला रहे हो तो वो बच्चे को चलने में बाद में और प्रॉब्लम होती है, उसको जो है बैलेंस करने में प्रॉब्लम होता है. सो इट इज़ अगेन अ स्टेटमेंट, अ गाइडलाइन फ्रॉम अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स. डू नॉट यूज वॉकर्स. डू बट नॉट बच्चा यूज. जल्दी चलना सीखता है नो, ना. दिस इज रॉन्ग. उल्टा लेट चलता है और बहुत बार अपने टो पे चलेगा, बहुत बार जो है वो बैलेंस करने में उसको दिक्कत होता है. सो इट इज़ एब्सोल्युटली अ बिग प्रॉब्लम. वॉकर्स आर अ बिग नो. इतनी सारी बातें करने के बाद मुझे आपसे ये पूछना है, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ पेरेंट एंड दिस एक्चुअली कंसर्न्स मी अ लॉट एंड आई एम श्योर अगर मैं आज इसके बारे में बात करूँगी तो बाकी मदर्स भी कहीं ना कहीं मुझसे अग्री करेंगी. आजकल जब बच्चे स्कूल जाते हैं
तो अगर बच्चे का वेट अगर 20 किलो है तो बच्चा 20 किलो का बैग भी लेके स्कूल जा रहा होता है। तो आई मीन आई रियली फील बैड, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ बिकॉज दैट्स हाउ इट इज़। मैं रिया, कैसे इसकी मतलब मतलब you raise such a question, my heart cries because I am also a सी father, आई टोल्ड यू। and this is a very wrong thing that is going on. You see, there is a strict guideline government has given for age group. इस age group में स्कूल बैग का वेट इतना होना चाहिए, एंड ग्रॉसली अगर आप देखो द वेट ऑफ द चाइल्ड का 10% से ज़्यादा स्कूल बैग का वेट नहीं होना चाहिए, बिकॉज स्कूल बैग का जो वेट ज़्यादा हो रहा है उससे बैक पेन, नेक पेन, शोल्डर पेन, हेडेक ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, उनका पोस्चर में प्रॉब्लम आ रहा है, और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होता है, बच्चा स्कूल जाने से डरता है स्ट्रेस बिकॉज हो वो, रहा है। तो ये जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, एनजाइटी है, वो भी हो रही है। तो इसका समाधान जो है स्कूल्स को भी निकालना पड़ेगा, ये समाधान जो है हम सबको मिलकर निकालना पड़ेगा। स्कूल वालों को ये देखना है कि थोड़ा सा पीरियड्स के हिसाब से जो क्लासेस हैं या जो कुछ फाइल्स फोल्डर्स कम कर दिए जाएं, या कुछ जो है होमवर्क का देख लें वो लोग कम कर दिया जाए, वाटर बॉटल हो सकता है अरेंजमेंट स्कूल में ही हो जाए, या फिर जो है स्कूल में ही जो है कुछ कैबिनेट बना के हाँ, कुछ लॉकर किताबें सिस्टम लॉकर कर सिस्टम सकते हैं करके ना। किताबें वहीं रख दें, या किताबों का भी पार्ट पार्ट करके हम बाइंडिंग करवा लें। तो स्कूल बैग के वेट को अगर हम कम रख लेंगे ना, तो बच्चा will bless us, I'm telling you, because this is a problem that I've seen with huge number of kids. Schools पता नहीं सोच पा रही हैं नहीं सोच पा रही हैं, I'm not against them, but they must really start thinking. This is an important public health message that I want to give. बच्चों का स्कूल बैग वेट पर्टिकुलरली मैं चाहूँगा हर जगह ये चीज़ फॉलो हो, पर मेरे शहर सिलीगुड़ी में मैं चाहूँगा, और आसपास में भी चाहूँगा, अक्रॉस नॉर्थ बंगाल, अक्रॉस द रीजन, जो भी मुझे सुन रहे हैं, जो हमारे मतलब जनप्रतिनिधि लोग से भी मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा, स्कूल प्रिंसिपल्स टीचर से भी, स्कूल बैग का वेट को कम कैसे किया जा सके। नहीं, क्योंकि एवरी डे आई सी किड्स, एंड किड्स से मतलब मैं मेरे बेटे को भी देखती हूँ, उससे ज़्यादा हैवी तो उसका स्कूल का बैग है। हाँ, तो वो तो एक तो हम बोलते हैं बोथ द स्ट्रैप शुड बी हाँ। ऑन, स्ट्रैप का कंफर्ट हमको देखना है, नीचे की तरफ कौन सी बुक देनी है, जो हैवी वाला पार्ट है उसको नीचे आगे की तरफ रखना है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये गाइडलाइन में हैं, और इनको इन पे फोकस करना, लेकिन स्कूल हैव टू रियली बी वेरी कॉशियस विद दिस, दे मस्ट स्टार्ट थिंकिंग, बिकॉज ये बच्चों के ना फ्यूचर को ख़राब कर रहे हैं। टू मच हैवी जो बैग्स ये लेके जा रहे हैं ना, Yeah. इनको फिजिकली मेंटली दोनों ख़राब कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। सो जो हमने बर्निंग इश्यूज जो है, जंक फूड हो चाहे स्क्रीन टाइम हो, उतना ही इंपॉर्टेंट इशू ये भी होके रखा है ट्रू ट्रू स्कूल बैग वेट। एंड आई थिंक स्कूल वालों को सच में इसके बारे में सोचना यू चाहिए। डन लॉट ऑफ रिसर्च रिया नो बिफोर दिस नो, दिस इज पॉडकास्ट। बिकॉज आई एम अ मदर ना, तो मैं समझ सकती हूँ ये सारी पेन, तो इसीलिए थोड़ा इजी हो गया आपसे बात करना। वाओ, अच्छा, मैं बता भी नहीं पा रही हूँ कि मैं मीन लाइक मुझे इतना कुछ सीखने को मिला है, इतना कुछ समझने को मिला है, एंड आई एम श्योर जितने भी लोग हमें सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, उनको भी बहुत कुछ सुनने और सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर। आई नो आपने अपने बिजी स्केड्यूल से हमें टाइम निकाल के दिया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे भी बहुत अच्छा लगा रिया। वेल, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर टुडेज पॉडकास्ट, एंड आई रियली एंजॉयड द सेशन। एट द एंड आई वुड अगेन लाइक टू गिव एन इम्पॉर्टेंट मैसेज टू पेरेंट्स। मुझे यही कहना है कि देखिए, बच्चे के खान पान पे ध्यान दें, बच्चे की साफ़ सफाई पे ध्यान दें, टाइमली वैक्सीनेशन करें, और जो सब बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत अपने जो है चाइल्ड स्पेशलिस्ट से जो है जो सलाह करें, और अपना फोकस जो है हमेशा ये होना चाहिए कि बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास जो है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वो बड़ा सही रहे। उसके लिए रेगुलर हेल्थ चेक पे भी फोकस करना है, डॉक्टर के पास लेके जाना है, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो फील फ्री टू कंसल्ट अस एनी टाइम। थैंक यू Thank you everyone, and this is Ria signing off.